हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 8 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा गरबा। तो गुजरात के गरबा नृत्य को अभी हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। कुचिपुड़ी किस राज्य से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। यक्षगान किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये कर्नाटका से रिलेटेड है। और जो रऊफ है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो इन नृत्यों को भी आप याद रखिएगा। तो यूनेस्को के द्वारा गरबा नृत्य को सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने का फैसला लिया गया है और इस सूची में भारत की यह 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है। गरबा की अगर हम बात करें तो यह गुजरात का एक लोक नृत्य है और इस डांस के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना जरूरी होता है। यह नृत्य गुजरात, राजस्थान और मालवा प्रदेश में मुख्य रूप से प्रचलित है। मालवा प्रदेश दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, तो वहां पर भी ये गरबा बहुत ही फेमस है। चलिए दोस्तों, अब हम भारत की कुछ प्रमुख सांस्कृतिक विरासत डिस्कस कर लेते हैं जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। तो पहला नाम है कुटियाट्टम, जो कि एक संस्कृत रंगमंच है, ये केरल से रिलेटेड है। दूसरा नाम है वैदिक जप की परंपरा, ये भारत में प्रचलित है। रामलीला या रामलीला का प्रदर्शन ये भारत में काफी प्रचलित है। छऊ नृत्य ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में प्रचलित है। कालबेलिया राजस्थान में, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। कुंभ के मेले को भी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कुंभ का मेला किन किन स्थानों पर लगता है। लद्दाख का जो बौद्ध जप है इसे भी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। और मुदी एट्टू ये केरल में फेमस है, तो इसे भी दोस्तों इस सूची में शामिल किया गया है। बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। इसके 193 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने के लिए प्रेरित करना। तो यह इसका उद्देश्य है। अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत की 2 प्रमुख स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो उनमें पहला है शांति निकेतन, तो यह भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल है। और दूसरा नाम है कर्नाटक का होयसला मंदिर, तो यह भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो आंसर हो जाएगा 42। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों हमारे ऐप पर अब नवंबर माह की ई बुक इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है, तो आप उसको जरूर प्राप्त करें। सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस भारतीय को निशान-ए-पाकिस्तान प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। तो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान-ए-पाकिस्तान, तो वो सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को प्रदान किया गया है। तो दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक नेता हैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, तो उनको पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान प्रदान किया है। वह चौथे ऐसे भारतीय हैं जिन्हें पाकिस्तान के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। सैयदना सैफुद्दीन को हेल्थ, एजुकेशन और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया गया है। इसके अलावा दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए भी उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों सैफुद्दीन के अलावा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा 1990 में पूर्व प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को निशान-ए-पाकिस्तान दिया गया था। 1998 में प्रसिद्ध एक्टर दिलीप कुमार को भी यह सम्मान दिया गया था। और 2020 में कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को भी यह सम्मान दिया गया था। निशान-ए-पाकिस्तान की बात करें तो यह पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ भारत रत्न है उसी प्रकार से वहां पर निशान-ए-पाकिस्तान है। यह सम्मान 19 मार्च 1957 में स्थापित किया गया था। 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं।
तो अभी हाल ही में फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर दिया गया है अर्सिया सत्तार को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है कोविड-19 योद्धाओं को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में दिया गया है वहीदा रहमान को। याद रखिएगा कि इन्हें 2021 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नन आर को दिया गया है। 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन को और यूके इंडिया अवार्ड एमसी मैरी कॉम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किससे चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा टेलर स्विफ्ट को। तो अमेरिका की प्रसिद्ध गायिका हैं टेलर स्विफ्ट, तो उन्हें 2023 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टेलर स्विफ्ट ने अपने करियर में कई सारे गाने गाए हैं और कई सारे गानों की लिरिक्स भी लिखी है। याद रखिएगा कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को प्रदान किया गया था। इसके अलावा टाइम पत्रिका के द्वारा एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो पुरस्कार है एथलीट ऑफ द ईयर का। तो दोस्तों 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं टाइम मैगजीन के द्वारा, तो वो चुने गए हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी के द्वारा अभी हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार भी जीता गया है। 2022 में कतर में जो फीफा विश्व कप हुआ था उसमें अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी और उस जीत में लियोनेल मेसी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हम बात करें टाइम मैगजीन की तो दोस्तों यह अमेरिका की एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका है और इसका प्रकाशन होता है न्यूयॉर्क शहर से। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी और ये जो पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है या फिर किसी समूह या विचार को प्रदान किया जाता है और ये हर साल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर शाह। तो भारतीय मूल के हैं डॉक्टर समीर शाह, तो वो अब ब्रिटिश मीडिया बीबीसी के चेयरमैन चुने गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने रिचर्ड सॉर्फ का स्थान लिया है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैदा हुए थे डॉक्टर समीर शाह और वो फिलहाल जूनिपर कम्युनिकेशन के सीईओ हैं और अब उन्हें ब्रिटिश मीडिया बीबीसी का चेयरमैन चुना गया है। शाह से पहले बीबीसी के बोर्ड में डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। 2019 में उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने CBE यानी कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया था। तो आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीबीसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और यह एक ब्रिटिश मीडिया है। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। इसकी स्थापना 1922 में की गई थी और इसके संस्थापक कौन है, यूनाइटेड किंगडम की सरकार, यानी कि जो ब्रिटेन की सरकार है वही इसकी संस्थापक है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं कुछ समय पहले। साइमा बाजेत WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक बनी हैं। राजकुमार राव को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया था। MS धोनी SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कैटरीना कैफ को राडो का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आदित्य पुरी डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। मुनीष कपूर RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं और सचिन तेंदुलकर को 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है उसका ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC किस स्थान पर है, तो LIC चौथे स्थान पर है। तो अभी हाल ही में S&P ग्लोबल के अनुसार LIC ने 2022 में चौथा ग्लोबल स्थान हासिल किया है, यानी दुनिया में वह चौथे स्थान पर है। LIC का जो भंडार बताया गया है वो बताया गया है 503.7 अरब डॉलर का। अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पर है एलियांज SI जो कि जर्मनी की एक इंश्योरेंस कंपनी है और इसका भंडार बताया गया है 750.20 अरब डॉलर का। फिर दूसरे स्थान पर है चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये चाइना की कंपनी है और इसका भंडार बताया गया है 616.90 बिलियन डॉलर। तीसरे स्थान पर है निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि जापान की कंपनी है और इसका भंडार बताया गया है 536.80 अरब डॉलर। और चौथे स्थान पर LIC है। LIC की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। इसकी स्थापना
1 सितंबर 1956 को की गई थी और यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है तथा देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। 2023 के कुछ प्रमुख सूचकांक डिस्कस कर लेते हैं। कल भी कुछ प्रमुख सूचकांक डिस्कस किए थे, लेकिन कुछ उससे अलग सूचकांक हैं। जैसे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि जुलाई 2023 में जारी किया गया था, उसमें भारत की रैंक 80 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161 रैंक है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में 126वीं रैंक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 67 है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 108वीं रैंक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे 149वें स्थान पर है। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत की 47वीं रैंक है और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 52वीं रैंक है। तो ये हैं कुछ 2023 के सूचकांक। अगला प्रश्न है, किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों, अभी बांग्लादेश के द्वारा कालाजार नाम की जो बीमारी थी उसका उन्मूलन किया गया है, यानी उसको खत्म करने का काम किया गया है। तो यह बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो उसने अभी हाल ही में लीशमैनियासिस, जिसे हम आमतौर पर कालाजार बोलते हैं, तो उसको खत्म करने का काम किया है। दोस्तों, कालाजार किसके कारण फैलता है? तो यह एक फ्लेवोटोमाइन सैंड फ्लाई, यानी कि एक सैंड फ्लाई नाम की जो मक्खी होती है उसके कारण फैलता है। इसके लक्षण होते हैं त्वचा पर अल्सर आ जाता है, बुखार आता है और इसमें जो RBC हैं वो कम हो जाती हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो ढाका इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में शेख हसीना और यहाँ की करेंसी है टका। और अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अभ्यास आयोजित किया गया था, नौसेना अभ्यास था जिसका नाम था बोंगो सागर। अब आप बताइएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में और कौन कौन से युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेमिनी AI को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में गूगल के द्वारा जेमिनी AI को लॉन्च किया गया है। तो गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI को लॉन्च किया गया है। जिस प्रकार से ChatGPT होता है उसी प्रकार से गूगल के द्वारा जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया गया है। जेमिनी AI को टेक्स्ट और कोड के डेटा सेट के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, इस डेटा सेट में किताबें, आर्टिकल्स, कोड्स जैसी कई लिखित प्रोग्राम शामिल हैं। यह भाषा का अनुवाद कर सकता है, टेक्स्ट लिख सकता है, डिटेल्स में सवालों का जवाब दे सकता है और क्रिएटिव कंटेंट आसानी से तैयार कर सकता है। जिस प्रकार से ChatGPT काम करता है उसी प्रकार से ये जेमिनी AI काम करता है। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हाई क्वालिटी कोड जनरेट कर सकता है। तो ये कुछ इसके फीचर हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं। गूगल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। संस्थापक हैं इसके लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। वर्तमान में इसके CEO हैं सुंदर पिचाई। और अभी हाल ही में गूगल के द्वारा एक और चैटबॉट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था बार्ड। तो इस बार्ड को भी आप याद रखिएगा। बार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऐप और पोर्टल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग के द्वारा और राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मोबाइल दोस्त ऐप कैंसा से प्रदेश जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है और PM किसान ऐप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? यानी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर को। तो यह दिवस जरूर आप याद रखिएगा और यह 1949 से मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण क्या है? तो इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण है जो हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मी हैं उनके कल्याण के लिए धन एकत्रित करना। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे भारतीय सैनिक हैं उनका जो परिवार है, कई सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवार के कल्याण के लिए धन एकत्रित किया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। अब हम दिसंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवस भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और 2 दिसंबर को गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया है या दिव्यांग दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस
और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस भी मनाया गया है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस भी मनाया गया है। इसके अलावा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स ने किस राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा पंजाब में। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपनी चौथी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। इससे पहले यह सुविधा जयपुर, भुवनेश्वर और सूरत में उपलब्ध थी। वाहन स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है? तो वाहन स्क्रैपिंग यूनिट में वाहनों के टुकड़े किए जाते हैं और उनके हिस्से अलग अलग किए जाते हैं। दोस्तों, बात आई है पंजाब की, तो पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन हॉव इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। पंजाब पुलिस ने ओपीएस क्लीन लॉन्च किया है। पंजाब में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला आयोजित किया गया है। पंजाब सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है। तो ये पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है और पंजाब के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास किस अभिनेत्री के द्वारा लिखा गया है? आंसर हो जाएगा हुमा कुरैशी के द्वारा। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं हुमा कुरैशी, तो उनके द्वारा एक लेखिका के रूप में जैबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास लिखा गया है। चलिए दोस्तों, अब हम 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक को अभी हाल ही में ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। एलन मस्क पुस्तक को वाल्टर इसाक्सन के द्वारा। नथिंग बट द ट्रुथ पुस्तक को लिखा है ऋषभ शाह ने। बलिदान पुस्तक को लिखा है स्वप्निल पांडे ने। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक को लिखा है नीरजा चौधरी ने। और कृष्णा द सेवंथ सेंस पुस्तक को लिखा है ए.के. भट्टाचार्य ने। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कोल। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल डोहोमा। किस राज्य सरकार ने पंजोखरा गांव का नाम बदलकर पंजोखरा साहिब कर दिया है? हरियाणा। फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमन लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ग्राम मंच एप्लीकेशन लॉन्च किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश त्रिपाठी। किस राज्य सरकार के द्वारा सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? जापान। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? रणवीर सिंह को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे भाग 12 की। तो इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 264 से 300A तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 266 की अगर हम बात करें तो इसमें भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलने का वर्णन किया गया है। 276 में वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर यानी टैक्स का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाएगा, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों का वर्णन किया गया है। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेने का वर्णन किया गया है। 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेने का वर्णन किया गया है। 298 में व्यापार करने के अधिकार को बताया गया है। 299 में संविदाएं बताई गई हैं और अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को बताया गया है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि सियाचिन ग्लेशियर
कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर लद्दाख बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।